नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। ये पाठ जो है इसका मैं सारांश समझा देती हूँ पहले आपको, क्योंकि ये जो पाठ है वो जापानी लेखिका के द्वारा लिखा हुआ है, जापान के बच्चों के ऊपर है। उसको हिंदी रूपांतरण किया गया है इसमें हमारे पास जो हिंदी पाठमाला में दिया है। ये जो तो एक जो बच्ची थी, जापानी बालिका थी, उसका नाम था तोत्तो चान। ठीक है, उसका सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाला, सहपाठी का मतलब क्या होता है? साथ पढ़ने वाला। और उसका नाम क्या था? यासुकी चान था। तोत्तो चान जो एक बालिका है, उसने एक दिन यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। एक्चुअल में क्या होता है, जो जापान में अपने अपने बच्चों के पेड़ हुआ करते हैं और पेड़ों पर उनका एक एक घर, मतलब कमरा जैसे नुमा बना होता है और सब बच्चों के पास एक एक घर होता है। ठीक है, पेड़ पर चढ़ने का। तो उसने जो बच्चा था यासुकी चान, वो पोलियोग्रस्त था और उसका कोई पेड़ नहीं था। और उसके पास जब वो कोई पेड़ नहीं था तो वो पेड़ पर क्योंकि चढ़ नहीं पाता था, इसलिए उसके पास कोई घर ऐसा नहीं था पेड़ पर। तो तोतो चान जो है वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर आने का निमंत्रण देती है और उसको चढ़ाने की कोशिश भी करती है, क्योंकि वो बालक जो है वो उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता? क्योंकि वो पोलियोग्रस्त है। तो यही एक इस बच्ची की एक अपूर्व, मतलब एक कोशिश है कहने का मतलब। अपूर्व अनुभव का मतलब बहुत अच्छा सा अनुभव है ना। ये एक कोशिश है कि उस बच्चे को ऊपर चढ़ाए। तो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का वो न्योता देती है और विद्यालय के बाग में बच्चों ने एक एक पेड़ अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मान रखा था। ठीक है, सभी लोग मान करके ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है। स्कूल में ही ऐसा होता था। तो तोत्तो चान वाला पेड़ सड़क के किनारे था। ज़मीन से 6 फीट की ऊंचाई पर पेड़ में से एक शाखा निकली हुई थी। तोत्तो चान खाने की छुट्टी में, ठीक है, या स्कूल के बाद उस पर चढ़कर बैठ जाती थी, चाहे तो छुट्टी के समय या छुट्टी के बाद में उसके ऊपर बैठ जाती थी। बच्चे अपने वाले पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। और वहाँ पर क्या होता है जापान में कि जो पेड़ जो बच्चा ले लेता है वो उसको उसकी अपनी निजी संपत्ति की तरह से हो जाता था, फिर वो उसका अपना होता था। दूसरे के पेड़ पर चढ़ने के लिए उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। मान लो हमें किसी दूसरे पेड़ पर जाना है तो उस बच्चे से पहले अनुमति लेनी होती थी कि भाई मैं क्या आपके पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, इस तरह से। तोत्तो चान माँ से आज्ञा लेकर यासुकी चान के पास चल पड़ी। वह पहले से ही पेड़ के पास खड़ा था, क्योंकि दोनों की बात हो चुकी होगी कि मैं आज तुझे पेड़ पर चढ़ाऊंगी अपने पे। तो इस तरह से वो उसके पेड़ के पास ही खड़ा था। दोनों हंसने लगे। यासुकी चान को पोलियो की बीमारी थी, इसलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। तोत्तो चान चौकीदार के छप्पर की ओर गई और एक सीढ़ी घसीटती हुई ले आई। फिर उसने क्या किया, उसने सीढ़ी पर पेड़ के सहारे खड़ी कर दी सीढ़ी को। और फिर क्या किया उसने यासुकी चान को से चढ़ने को कहा, लेकिन वह बड़ी कठिनाई से पहली सीढ़ी पर चढ़ पाया। तोत्तो चान ने नीचे से धक्का लगाकर उसे चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हुई। यासुकी चान बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो पोलियोग्रस्त बालक था और उस बालक को वो नीचे से धकेलते हुए यानी धक्का देते हुए ऊपर की ओर चढ़ा रही थी। अब चूँकि वो बच्चा हैवी, भाई अपना वजन तो रखेगा ही, और बच्ची जो है वो भी छोटी ही थी, तो वो उसको चढ़ा नहीं पा रही थी। तोत्तो चान ने फिर चौकीदार के छप्पर में दोबारा गई फिर वो, और एक तिपाई सीढ़ी ले आई। 3 पाए होते हैं ना ऐसी सीढ़ी जिस पर चढ़ते हैं, वो ले आई। अब यासुकी चान ऊपर पहुँच गया, लेकिन सीढ़ी पर से डाल पर पहुँचना बहुत कठिन था। अब वहाँ तक तो ऊपर तक तो पहुँच गया, लेकिन अब उसको डाल पर जाना था। तो तोत्तो चान ने डाल पर खड़े होकर यासुकी चान को अपनी तरफ खींचा और बहुत मेहनत के बाद फिर वो दोनों उस डाल पर बैठ गए। ठीक है, जैसे ये बैठे हुए हैं, ये पहले तो खींचा इसको इस तरह से और फिर वो दोनों डाल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो, तो ये वाला जो पाठ है आपका, पेड़ पर से यासुकी चान ने दुनिया को एक नई झलक देखी। बहुत ऊंचे पर चढ़कर दुनिया को देखा। दोनों गप्पे लड़ाने लगे यानी बातें करने लगे। यासुकी चान ने बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती थी, वहाँ एक टेलीविज़न नाम की चीज़ थी। उसके जापान में आ जाने पर घर बैठे सुमो पहलवानों की कुश्ती देखी जा सकती, मतलब उसमें जो टीवी था उसमें
सुमो पहलवानों की कुश्ती देखी जा सकती है। ऐसे वो आपस में बात कर रहे थे और दोनों साथी बड़े प्रसन्न थे। तो ये जो आपका पार्ट है वो ये पार्ट 2 बच्चों का पार्ट है, और जो एक बच्चा पोलियोग्रस्त है और दूसरे बच्चे ने उसको अपने पेड़ पर चढ़ाया। तो ये अपूर्व अनुभव, उस बच्चे को बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, इसलिए ये पाठ का नाम अपूर्व अनुभव है। ठीक है, तो अब अपन इस पाठ को पढ़ेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद को पता ना तो इस भेद का यानी इस बात का पता ना तो किसको था, तोत्तो चान के माता पिता को था, और ना ही यासुकी चान के, यानी दोनों बच्चों के माँ बाप को ये नहीं पता था कि ये दोनों बच्चे क्या करने वाले हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए मतलब जो जगह है, तोमोए में हर एक बच्चा, जापान में कोई जगह है तोमोए, उसमें हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा यानी 2 शाखा, द्विशाखा मतलब 2 शाखाएँ यहाँ से जो निकल रही हो ना, 2 ब्रांचें, वो द्विशाखा, माने 2 शाखा ब्रांच यानी टहनियाँ तक पहुँचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय, ये तीसरा पन्ना आपका आ गया, दूसरा, खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद, ठीक है, ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। दूसरा पैराग्राफ देखें इसमें, दूसरे पेज पर अपने अपनी बुक निकाल लें बच्चे। पहले आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करो, जिससे क्या होगा, इसमें से जैसे कोई बीच में से क्वेश्चन आ जाता है ना, बीच में कोई शब्दार्थ आ जाता है, तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, तो इसलिए आप ध्यान से सुनें, अपनी बुक निकाल लें, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से यानी विनम्रता से, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, या माफ़ कीजिए क्या मैं आपके पेड़ पर चढ़ सकता हूं, इस तरह पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी के पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते यानी बड़े लोग सुनते, उनके माँ बाप सुनते तो ज़रूर डांटते, क्योंकि वो पोलियोग्रस्त था। तो उनको डर लगता कि भाई बच्चा कहीं गिर ना जाए और ज़्यादा लग ना जाए, चोट वोट ना लग जाए, वो छोटी बच्ची थी, वो उसके भी ना लग जाए। तो इस तरह से यदि बड़े लोग सुनते तो हो सकता है उन दोनों बच्चों को डांट पड़ती। इसलिए उन्होंने दोनों ने अपने माता पिता से कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वे यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है, यानी ये तो बता दिया कि मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ ये नहीं बताया। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते और कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करते हैं, और वही चीज़ डर जो था उसको भी था, जो उसकी माँ पहचान सकती थी, इसलिए उसने उसकी माँ की आंखों में मतलब नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया, यानी अपने भाई को उसने बता दिया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, यानी रेल का पास। यासुकी चान ने उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित था, मतलब उसको उत्सुकता थी बहुत ज़्यादा। तो वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को
पता ना था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यास्की चान भी हंसने लगा। मतलब उनको ये था कि हाँ, वास्तव में हम कुछ करने जा रहे हैं, तो इसलिए वो खुश थे बच्चे। तोतो चान यास्की चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार की छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यास्की चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। यानी जब पोलियोग्रस्त बच्चा होता है तो उसका पैर जो है वो उसका शरीर का साथ नहीं देता, इसलिए वो उस पर नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यास्की चान को पीछे से धकेलाने लगी। धक्का मतलब धक्का देने लगी ऊपर की तरफ। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता करती, मतलब वो उससे अधिक ज़्यादा सहायता नहीं कर सकती थी। यास्की चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यास्की चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यास्की चान के मन में भी उत्साह था कि वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी, मतलब कुछ ऐसा मिले जिससे मैं उसको चढ़ा पाऊँ। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली, उसे जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी दुशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। मतलब क्या, 2 सीढ़ी जो थी ना, ये जो पड़ी हुई है नीचे आड़ी, वह 2, तो वो तो उसको पकड़ना पड़ता था, लेकिन तिपाही में क्या होता है, उसको पकड़ना नहीं पड़ता और आराम से उसको चढ़ा जा सकता है। यास्की चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबता तोतो चान की ओर देखा। उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और दृढ़ निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों के ध्यान यास्की चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, मतलब पकड़ती रही उसको बार बार, और उसको ऊपर की तरफ धक्का सा भी देती रही। यास्की चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाखा तक पहुंच गई। अब देखो, वहाँ तक तो पहुंच गई, लेकिन अब वहाँ तक कैसे जाए। पर यास्की चान को सीढ़ी पर से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। मतलब उसको इतना लगा कि मैंने इतना ऊपर तक चढ़ा दिया इसको, और अब मैं कैसे चढ़ा पाऊँगी। तो उसने चाहा कि यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चान भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दुशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यास्की चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्की चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। उसने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। वो बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुशाखा पर थे, पसीने से तरबतर। अब चूँकि इतना उन्होंने वो करी तो दोनों को पसीने भी आ गए। अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यास्की चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी
ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। फिर बात होने लगी मेरी बहन अमेरिका में। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यास्की चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। अब चूँकि वो ऊपर पहुंच गए हैं, सारी दुनिया को देख रहे हैं बैठकर, मतलब ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत, तो और वो बातें भी करते जा रहे हैं। तो चांद उस समय यह तो नहीं समझ पाई कि यास्की चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखें किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। मतलब अच्छा, वो ऐसे सोच रही है कि घर में रखे हुए डब्बे में कोई भी पहलवान कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात तो उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यास्की चांद ने ही तोत्तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पहला और अंतिम मौका क्यों था? क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस बच्ची ने उसको चढ़ाया था पेड़ पर, तो वो पहला मौका था। क्योंकि उससे पहले वो पोलियो की वजह से किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। और अंतिम मौका इसलिए था क्योंकि वो आगे बड़ा भी होगा, उसका शरीर भी बड़ा होगा और हो सकता है फिर ऐसी स्थिति में उसको कोई ना ऊपर चढ़ा पाए, तो ये इसलिए उसका अंतिम मौका भी था। तो ये पाठ आपको समझ आ गया होगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा अपने ऊपर चढ़कर पेड़ पर, और उन्होंने एक नया और अच्छा अनुभव प्राप्त किया। तो तोत्तो चान ये क्या है? तेत्सुको कुरियानागी मतलब मैं, और इसका अनुवाद जो है वो पूर्वा यागिक कुशवाहा ने किया है। मतलब अपने जो भारत की कोई लेखिका है उसने इसको किया है अनुवाद। अनुवादक होते हैं कई लोग, कई और देशों की, या संस्कृत से इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। अनुवादक उसको कहते हैं, अनुवादक, अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहते हैं ना। तोत्तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। पाठ के बारे में बता रहे हैं कि तोत्तो चान जो है किताब का नाम है, और वो विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएँ थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो चान का यह अंश, अपूर्व अनुभव। अब चूँकि ऐसे अनुभव और भी उन्होंने लेखिका ने लिखे हैं अपनी खुद के बारे में, खुद की ज़िंदगी के बारे में, और उनमें से सिर्फ एक अनुभव उन्होंने यहाँ पर जो हमारे पाठ में आया है वो है, और ऐसी ये पूरी किताब है। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होगा बच्चे, और क्वेश्चन आंसर तो आपको करना ही है, शब्दार्थ हो तो उसको भी कर लेना, और आपको ये पाठ पूरा अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर करने हैं जो मैं अगली बार भेजूँगी। ठीक है, थैंक यू। इस पाठ को आप पढ़ना, रीडिंग लगाना, जिससे क्या होगा आपको भी अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। ठीक है।